यस स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सैम्पल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको ना मैं एक सैम्पल पेपर करवाऊंगा। इसको आप अच्छे से तैयार करो। ऐसे ना हम कई सारे पेपर्स कर लेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था। देखिए बेटा, तो ये एक सैम्पल पेपर है। जैसे आपको पता है कि पंजाब बोर्ड के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा होगा। और वो डेफिनेटली वो स्टेट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री का ही होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। व्हाई इज एड्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक? एड्सॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? तो ना यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है इन लोगों ने कि ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व when one mole of an adsorbate is absorbed on the surface of an adsorbate। तो क्योंकि आपने बस ये लाइन लिखनी है क्योंकि हीट इवॉल्व होती है। पता है ना एक्सोथर्मी का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मी का मतलब होता है हीट का इवॉल्व होना। ठीक है। तो क्योंकि हीट इवॉल्व होती है इसलिए ये रिएक्शन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। व्हाट इज डीजॉर्प्शन? वैसे तो हमें पता है ऑपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड क्या? डीजॉर्प्शन। है ना बेटा? हमें पता है ना कोई गैसेस आके जब चिपक जाती हैं तो उसे हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। पर अगर वही वाली गैसेस वहां से रिमूव होनी शुरू हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डीजॉर्प्शन बोल देते हैं। आउट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन किसकी हायर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है? आप लोग बताओ किसकी हायर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है? बताओ, फिजिकल की या केमिकल की? किसकी होती है हायर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन? अरे जो फिजिकल होता है उसमें वीक बॉन्ड बनते हैं। वीक बॉन्ड बनते हैं। और जो केमिकल होता है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उसकी हाई होगी। और वीक बॉन्ड बनेंगे तो हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन डेफिनेटली लो होगी। ठीक है ना? तो किसकी हाइयर होती है? केमिकल एड्सॉर्प्शन की जो है वो हाई होती है। ठीक है। डज द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस on the surface of solid increases or decreases with rise in temperature? आप लोग बताओ। एक एड्सॉर्प्शन हो चुकी है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, कम होगी या ज्यादा होगी? सर डिक्रीज होगी। सर कम होगी। कम होगी। बट वैसे तो कम होगी ही यही लिखना होता है। पर मैं वैसे आपको बता दूं, हमने पढ़ा था कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्प्शन हमेशा कम होती रहती है। द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर। पर याद करो केमिकल एड्सॉर्प्शन में पहले बढ़ती है फिर कम होती है। ग्राफ ऐसा आता है। तो आप ये मत लिख के आओ डिक्रीज होती है। आप लिख के आओ इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन हमेशा डिक्रीज होती है। ऐसे लिख के आओ। डिस्टिंग्विश बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप कहना एड्सॉर्प्शन में ना सरफेस पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और एब्जॉर्प्शन में बल्क में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट लिख के आ जाओ। एड्सॉर्प्शन के अंदर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है इट डिक्रीजेस विद टाइम। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस क्यों भाई? पहले सरफेस खाली है तो एड्सॉर्ब होने की स्पीड ज्यादा होती है। फिर सरफेस भरना शुरू हो जाता है तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है। जबकि एब्जॉर्प्शन में रेट जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है। तो ये आपको इसमें लिखना था। सबको अच्छे से क्लियर होगा ये वाला क्वेश्चन? अच्छे से क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो। एसिड एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव लैक्टिक एसिड। ये पॉइंट सही है या गलत है? बेटा ये क्या चीज है? अब आप याद करो। अब देखो, वो आपसे क्या डिमांड करते हैं कि आपको सिर्फ एक रिएक्शन याद नहीं होनी चाहिए, उसके नाम भी याद होने चाहिए। जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते थे HCN के साथ, नेगेटिव एडिशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड है। ठीक है। तो जो ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव वाला आ गया, पॉजिटिव। इस कंपाउंड को हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते थे। साइनोहाइड्रिन। CN है तो साइनो, OH की वजह से हाइड्रिन। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको पता है फोर इंपोर्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली
ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इसी को हम लैक्टिक एसिड कहते थे। यही होता था लैक्टिक एसिड, डिस्कस हुआ था क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, ट्रू हो गया कि एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करें तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। आप लोग बताओ, प्राइमरी और टर्शरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या हम स्पेलिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं? ये फॉल्स। ये फॉल्स। ये नो false। सर। फॉल्स। क्योंकि जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये ट्रू है बेटा कि द डिसीज एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम ट्रायोसिनेज। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं कह सकता हूँ कि पता नहीं, ये हमने डिस्कस नहीं किया हुआ अपनी क्लास में, तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सोप्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, गलत है। सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, यही तो उसकी एक एडवांटेज थी। डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। पीवीसी, डेक्रोन, बेकलाइट, पॉलिस्टर आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, यस और नो? ठीक है ना, ये सारे के सारे सिंथेटिक तो है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, डेक्रोन हो गया, बेकेलाइट, ये कौन से अपने को प्लांट से लेते हैं कहीं से? जो नेचुरल होते हैं वो तो आपके सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह होते हैं, तो ये सब सिंथेटिक पॉलीमर्स है। ट्रू है। द एम्प्टी स्पेस विद इन एचसीपी अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने सब पढ़ रखा था कि सिंपल, डीसीसी, एफसीसी। और 100 - 68 सर। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। 26% आएगा सर। 26%। 26% है। सिंपल जो होता है, 26% आएगा सर। हाँ 26% आएगा। तो जो सिंपल जो था उसका हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड हम लोगों ने पढ़ा है। सिंपल का वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना होता है? 58। और बीसीसीए कितना होता है? 68। 58 गलत बोला है आपने। 52 होता है सर शायद। 54। 54 होता है, 68 होता है, और इसका 74। एचसीपी का भी 74% होता है। तो उन्होंने पूछा है आपसे एम्प्टी स्पेस, तो वो आपका 26% आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी रहेगा। यूनिट्स ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपको पता है जो डेल्टा टीबी होता है वो क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट यही है, तो केबी के यूनिट्स क्या होंगे, डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी का मतलब हो गया टेम्परेचर, मतलब केल्विन, ये हो गया मोलैरिटी। या तो इतना ही बोल देते, पर इन्होंने ऑप्शन में कुछ और लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी, कितना सोल्यूट है कितने सॉल्वेंट में, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका मोल, और ये आपका हो गया वेट। वेट का मास का होता है केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो क्या ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन आ गई, केल्विन केजी पर मोल। दिस इज योर आंसर। तो मोलैरिटी के जो यूनिट्स होते हैं हमने वो पुट कर दिए, मोल्स बाय वेट, है ना। तो मोल्स होता है आपके मोल ही हो गया, और वो आपका केजी हो गया। नेक्स्ट, इतने मोलल सॉल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। देखो भाई, आपको हमेशा एक बात बताई है मैंने कि एम के आगे जितना भी लिखा हो उसका मतलब होता है उतने मोल्स हैं 1 लीटर के अंदर। तो इसका जो मतलब है, इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है कि इतने मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये। तो इतने मोल्स अगर 1 लीटर में है तो हमने 1 मोल बताना, तो 1 मोल कितने में होगा, तो 1/10⁻³ लीटर में होगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। ये वाला क्वेश्चन जरा हाथ खड़े करना, किस किस को आता नहीं था, किसको नहीं आता था वो हाथ खड़े करना, जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था। अटेम्प्ट तो आप लोगों ने शायद किया ही होगा, हैंड रेज करना। चलिए ठीक है।
तो ये क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, वो तरीका समझो कि m के आगे जितना भी लिखा हो, मतलब उतने मोल्स होते हैं एक लीटर में। तो अगर इतने मोल एक लीटर में, हमसे पूछा है 1 मोल कितने में होगा, तो उससे फिर 1000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट दिस टेम्परेचर। बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू क्या होता था, CRT। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है बेटा, कंसंट्रेशन सीधी ही गिवन है, आर की वैल्यू उन बेचारों ने दे दी है, टेम्परेचर भी उन्होंने दे दिया, बस केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4.92 आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल देख लो बेचारे, हर वैल्यू आपको दिए जा रहे हैं, बस आपको सिंपली उसको सॉल्व करना है, बस टेम्परेचर केल्विन में होगा, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे, देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को कर पाते हो नहीं कर पाते हो। इस क्वेश्चन को देखो, जरा आराम से देखो और फिर मैं बताओ इसमें कैसे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ सेल। ये ना आपको एक रिएक्शन दे रखी है, एक ऐसे रिएक्शन दे रखी है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि सेल की वोल्टेज इंक्रीज हो जाए। इसमें हम क्या सोचें, सोचें क्या सेल की वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, लगाओ दिमाग लगाओ। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, सेल की वोल्टेज को इंक्रीज करना है ना, तो आप ऐसा करो, पहले आप फॉर्मूला लिखो, क्योंकि आपको ईएमएफ निकालनी है ना। तो पहले आप फॉर्मूला लिखो, आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन चेंज वगैरह करने की, तो मैं फॉर्मूला ई नॉट ऑफ सेल का नहीं लिखूंगा, ई ऑफ सेल का फॉर्मूला लिखूंगा। तो ई ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय एम लोग ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो ऊपर आ जाएगा आपका टिन, जो मेटल है वो तो लिखेंगे नहीं, मेटल की जो कंसंट्रेशन 1 होती है उसको तो लिखना ही नहीं होता, और नीचे आ जाएगी। अच्छा यहाँ आना एक गलती है, यहाँ आना एक पॉजिटिव आएगा, हाँ क्वेश्चन में ये गलती है, और यहाँ आएगा आपका Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। चलो अब मुझे बता दो, इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ सिल्वर रोड, नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिल्वर की रोड चाहे पतली लो चाहे मोटी लो, छोटी लो बड़ी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में कोई एक आंसर है। अब आप दिमाग लगा के बताओ, क्या इंक्रीज करने से सेल की वोल्टेज बढ़ेगी, बताओ। सर SN2 पॉजिटिव, बी ऑप्शन। सर एज एजी पॉजिटिव। सर सर सी सर बी ऑप्शन। सभी अपनी चैट के अंदर लिख दो, देखो सर बी ऑप्शन। चैट में लिख दो बी है या सी है, चैट में लिख दो बी है या सी है, मैं अपने आप देख लूंगा उसके बाद आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो बी की तरफ जा रहे हैं, बहुत कम सी भी है, सी भी है, पर बी ज्यादा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं, देखो जरा बेटा, सोच के देखो, अगर आपने इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो सारी टर्म बढ़ेगी, सारी टर्म बढ़ जाएगी। तो अगर किसी नंबर में से एक बड़ा नंबर माइनस करोगे, बड़ा नंबर माइनस करोगे, तो आंसर तो छोटा आएगा ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर आप इसको बढ़ा देते हो, इसको बढ़ा दोगे, तो ये टर्म छोटी हो जाएगी, नीचे वाला बढ़ेगा तो टर्म छोटी हो जाएगी। अब बड़े में से अगर स्मॉल माइनस करोगे, 4 में से 2 माइनस करोगे, 4 में से 1 माइनस करोगे, 4 में से 0 माइनस करोगे, तो वैल्यू वैल्यू पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कब बढ़ेगा, जब एजी की कंसेशन बढ़ेगी। ऐसे सोचना था आपने इसके अंदर, इसमें ये तुक्का मत मारो कि ये बढ़ेगा या वो बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा कि थोड़ा सा सोचो, ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ा दिया तो सारी टर्म बढ़ जाएगी, तो बड़ी टर्म माइनस करनी पड़ेगी, तो आंसर छोटा आएगा। ये बढ़ा दिया तो सारी टर्म छोटी हो जाएगी, तो कम टर्म माइनस करनी पड़ेगी, तो आंसर जो है वो ज्यादा आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या बात क्लियर होगी, सी क्यों है? यस सर। यस सर। अमंग यस सर। विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
Fluorine is the strongest oxidizing agent. SF6 is known, but SH6 is not known because भाई SF6 होता है, SH6 क्यों नहीं होता? ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लोरीन लगा है। बेटा फ्लोरीन ना स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब इसमें ये पावर है कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। हाइड्रोजन इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सल्फर को +6 तक नहीं लेके जा सकता। तो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। हाइड्रोजन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सही है। तो इसका आंसर एक्चुअली में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। सी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? K3Fe2FeCl5NO। जल्दी से सोचो। और जैसे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18th क्वेश्चन है। 18th के आगे उसका जवाब लिख दो। 18th के आगे उसका जवाब टाइप कर दो। 18th लिख के टाइप करना। C D A, 3 ऑप्शन आ रही है। CDA। कमल, कमल ने बी भी कह दिया। ओके, अरे भाई नलायको, डी तो पक्का ही नहीं है। जो डी बोल रहे हैं, बाहर जो होता है उसके आगे ये टाई तो कभी लगाते ही नहीं है, सीधा ही पोटेशियम बोलते हैं। डी तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालत के अंदर नहीं है, सीधा ही बोला जाता है पोटेशियम। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आएगा? पेंटा, सायनाइडो, या यहाँ पे साइनो लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ये क्या है? नाइट्रोसाइल है। एक में नाइट्रोसाइल है, एक में नाइट्रो है। दिस इज नॉट नाइट्रो। बी तो वैसे ही गलत हो गया। अब ऑप्शन रहेगी ए और सी के अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद ये आएगा फेरेट। अब आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है इसकी? तो पोटेशियम पे +1 होता है, यहाँ पे आ गया -3। नाइट्रोसाइल न्यूट्रल होता है, इस पे -1 होता है, तो x -5 इक्वल टू -3, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए इज दी ऑप्शन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ए रहेगा। देख लो कितनी सारी गलतियां कर रहे हो आप लोग, बेसिक सी बात पे, इतनी बेसिक सी बात पे गलती कर रहे हो। चलो, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दिस एंड दिस? ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? बेटा हमने पढ़ा हुआ ना, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर एक्वा एज ए लिगेंड डिफरेंट नंबर्स में लगा हो, पर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। तो बेटा ये सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म वही है, हाइड्रेट टू वाटर इज द सॉल्वेंट, तो ये वही से बना है। लिंकेज, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन तो अलग होते ही होते हैं। तो ये वाला बी इसका आंसर हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ। हाँ जी बताओ, आप लोग बताओ 20th का आंसर क्या है? ऑप्शन में लिख दो, लिख दो 20 के साथ, 20 के साथ लिख दो, 20 के साथ लिख दो। ये सबने सही जवाब दिया ऑलमोस्ट। ए इज द आंसर, विलियमसन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जरूर, आपको पता होना, मतलब मुझे मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट? इनमें से कौन सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा? 21st का ऑप्शन लिखें। बेटा ये ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ना आपको ये भी बात पता होना चाहिए, मैं एक बात बताता हूँ। सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये टॉलरेंस टेस्ट हो गया, ये टॉलरेंस टेस्ट है। अभी तो आपको पता ही है एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये एल्डिहाइड है, टेस्ट दे देगा, एल्डिहाइड है दे देगा, कीटोन है नहीं देगा। ठीक है, पर ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो इसका क्या करें, ये देगा कि नहीं देगा? एक बात याद रख लो, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें से एक फॉर्मिक एसिड ऐसा एसिड है जो सारे एल्डिहाइड के टेस्ट देता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसकी स्ट्रक्चर में आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप भी,
इसमें देखने को मिलेगा। इस वजह से जितने भी एल्डिहाइड जो टेस्ट शो करता है वो फॉर्मिक एसिड भी शो करता है, इसलिए ये भी देगा। तो हमसे पूछा गया था कोड नहीं देगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड भी देगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म हाइड्रोकार्बन बाय, बेटा आंसर है क्लेमेंस रिडक्शन। याद करो क्लेमेंस रिडक्शन में Cl HCl जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl। तो ये क्या करता था, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्योरली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें सिर्फ एक कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, कोई ऑक्सीजन कोई नाइट्रोजन ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्लेमेंस रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी। बेटा पहला है आपका नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन। अब याद करो हमने किया हुआ है नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन की हुई है। ठीक है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम के अंदर अमीन बन जाता है। फिर उसमें डाला इन्होंने NaNO2HCl273, ये वही है जो मैं आपको HNO273 से मैंने करवाई है। इन्होंने HNO की जगह पे लिख दिया NaNO2HCl, इससे डाइजोनियम बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। फिर डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर डाल के हीट करोगे तो क्या होगा, N2 बाहर, Cl बाहर, OH ऊपर, तो फिनोल बन जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो फिनोल होगा। ए इज द आंसर। Which of the following is correct order of increasing basicity of amine in the gaseous phase? हाँ जी, गैसियस फेज में देखो, ध्यान से देखो, गैसियस फेज में मैंने अभी सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन करवाया था सेम, पर उन्होंने इसमें पूछा था एक्वस फेज में, यहां पूछा गया गैसियस फेज में। तो गैसियस में तो हमें पता है टर्शियरी अमीन ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि टर्शियरी अमीन जो होता है वो सिर्फ आई इफेक्ट लगाना होता है। इसमें तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, है ना, सेकेंडरी में दो तरफ से मिलेंगे, प्राइमरी में एक ही तरफ से मिलेगा। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड अमोनिया, तो बी इज द आंसर। और यहीं पे अगर एक्वस होता फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी और अमोनिया हो जाता अगर एक्वस मीडियम होता तो। हाँ बेटा, सबको याद आ गया? यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. मेल्टोज इज मेड अप ऑफ, जो माल्टोज होता है वो किसका बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। इट इज ओनली मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों ही मोलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज के होते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखो। The sequence in which amino acids are arranged in a protein, तो जो हमें अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बताए उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ही चेन में हो रही है या नेबरिंग चेन में हो रही है। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बेटा इसमें ना SBR आएगा, SBR, ये आपको याद कर लो, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नहीं। Which of the following is used as artificial sweetener? तो सैक्रीन इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये आपको पता होना चाहिए, एंटी एसिड है ना, ये एंटी हिस्टामिन है, और ये आपकी एंटीपायरेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। ये तीनों तो मेडिसिन हो गई, और ये आपकी आर्टिफिशियल शुगर है, सैक्रीन हो गई। चलिए आगे कर। नौ, अब आपके आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। Why is Frankel defect not found in pure alkali metal halide? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। फ्रैंकल डिफेक्ट आपको पता ना क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट वो होता है जिसमें जैसे यहां पे मैं कोई आपको A नेगेटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, जिसमें कैटायन अपनी मेन साइट को छोड़ देता है, जिसमें कैटायन जो होता है वो अपनी मेन साइट को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइट के अंदर आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्या?
फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा एल्किल मेटल हैलाइड, माइक ऑफ कर दीजिए मनीषा। हाँ जी। तो जो एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं, जो एल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं, अब उसमें आपको पता है कि जो केटाइन है वो सोडियम है, ठीक है, मतलब एल्कली मेटल है, और इनका साइज भी बहुत बड़ा होता है। अब बड़े साइज वाले कभी वॉइड में एंटर कर ही नहीं सकते, इसलिए बेटा एल्कली मेटल हैलाइड कभी भी फ्रैंकल डिफेक्ट शो। यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्रिस्टलाइजेस in a BCC unit cell. Calculate the approximate number of unit cell in 9.2 gram of sodium. कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले क्या करें? सोडियम क्रिस्टलाइजेशन in BCC unit cell. Calculate number of unit cell in 9.2 gram of sodium. देखो बेटा, ये वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हम लोग उसके अंदर 9.2 ग्राम में पहले एटम कितने हैं पहले आप वो निकालो। आपको पता है किसी के भी एटॉमिक मास में, जैसे कि 23 ग्राम सोडियम कंटेन, हाँ जी, कितने 6.022 10 की पावर 23 एटम्स, है ना। किसी के भी एटॉमिक मास में हमेशा अवोगैड्रो एटम होते हैं। तो बेटा 9.2 ग्राम सोडियम में कितने एटम्स होंगे, तो पहले हमारे पास एटम्स आ जाए। ये हमारे पास अभी टोटल जो एटम्स है ना वो इतने हैं। अब बताओ यूनिट सेल कितने होंगे, तो आपको यहां पे लिखा हुआ है सोडियम इज क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी यूनिट सेल। हाँ जी बताओ, बीसीसी का एक यूनिट सेल कितने एटम से बना होता है? 2 atoms. 2 एटम। तो आप लिखोगे कि 2 एटम 2 फॉर्म, एटम। 2 एटम फॉर्म 1 बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है ना। तो 2 एटम से अगर एक बनता है तो इतने से कितना बनेगा, इतने से कितना, ठीक है। तो 1/2 इंटू जो भी आएगा इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके आपको आंसर आना था। ये स्टूडेंट सबको बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। भौमदेव बाहर निकाल देना मैंने अभी इमीडिएटली, वापस एंटर नहीं कर पाओगे, फिर कुछ मर्जी करते रहना। तो यस सर नो सर जो करना है वो कर लेना। तो सेकंड का सेकंड पार्ट रह गया। किसका है गया? अच्छा अच्छा, cadmium chloride will introduce Schottky defect when added to AgCl crystal. एक्सप्लेन करो कि कैडमियम क्लोराइड जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएगा, ठीक है, AgCl क्रिस्टल के अंदर। देखो ये आपका AgCl, AgCl, AgCl का हम एक क्रिस्टल, आप इसको डायग्राम के थ्रू ऐसे दिखाओ। अगर आप इसमें डालोगे कैडमियम क्लोराइड तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि Cl तो सेम है। अब आप कैडमियम की बात करते हैं, कैडमियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है। अगर आपने एक कैडमियम डाला, एक कैडमियम डाला तो बदले में कितने सिल्वर बाहर जाएंगे? अगर आपने एक कैडमियम डाला तो 2 सिल्वर बाहर जाएंगे, 2 सिल्वर बाहर जाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। वैसे तो ना इसका जो आंसर होता है ये होता है डोपिंग डिफेक्ट होता है, डोपिंग डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैडमियम क्लोराइड शॉर्ट की डिफेक्ट होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जितने केटायन बाहर जाएंगे उतनी एनायन बाहर जाएंगे। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गलती, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो ये डोपिंग डिफेक्ट का क्वेश्चन होता है कि इसमें डोपिंग डिफेक्ट आ गया कि आपने एक सेल में कैडमियम क्लोराइड मिला दिया, एक होल बन गया, एक होल आ गया, तो मतलब इसमें डोपिंग आ गई, मतलब डिफेक्ट तो आ ही गया। बट ये शॉर्ट डिफेक्ट में होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन तो बाहर नहीं जाएंगे इसके अंदर,
बिकॉज AgCl ClCl को रिप्लेस करेगा ही नहीं, एक कैडमियम की जगह पे 2 Ag बाहर चले जाएंगे। तो बेटा मेरे जो इन्होंने, क्योंकि ये कह रहे हैं एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने का मतलब ये कह रहे हैं ये वाली बात सही है, इस बात को एक्सप्लेन करो, जबकि मेरे हिसाब से ये वाली बात बेटा सही नहीं, नहीं है ये बात सही बात। क्लियर बात, क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. इनके सॉल्यूशंस भी है क्या? जैसे ये हम MBD वाले में से कर रहे हैं, रॉकेट वाली जो है, तो इनके सॉल्यूशन भी कहीं पे है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ गलती है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। इसमें शॉर्टकट इफेक्ट नहीं आएगा, ड्रॉपिंग इफेक्ट आ। चलिए आगे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ही। द यूनिट सेल, द यूनिट सेल edge length of cesium bromide which has cesium cut structure is 400 picometer. Calculate the interionic distance in a crystal of cesium bromide. The unit cell edge length of cesium bromide which has cesium cut structure. वो कह रहे हैं जो cesium chloride की जो स्ट्रक्चर है ना, वो cesium bromide की तरह ही है। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? अब आपको याद होना चाहिए कि सीजियम क्लोराइड आपके सिलेबस का पार्ट है विच हैज BCC स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब आपका जो सीजियम ब्रोमाइड है उसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है? BCC है। आपको इसकी एज लेंथ पता है, मतलब BCC वाले की एज लेंथ पता है कि वो कितनी है, 400 पाइकोमीटर है। तो कैलकुलेट दी इंटर आयनिक डिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल। दो आयन्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, सीजियम और ब्रोमीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने बताना है, मतलब डायमीटर बताना है। बताओ BCC में पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता था? 4R इज इक्वल टू √3a. √3a। और हमने क्या निकालना है? इंटर आयनिक डिस्टेंस, मतलब दो आयन्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब R और R, मतलब क्या निकालना है? 2R निकालना है। तो 2R बता क्या हो जाएगा? √3a/2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3a की वैल्यू कितनी है बेटा? आपकी 400। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज योर आंसर। ये आपका √3 इंटू 200 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सॉल्व पे आ गया बेटा? समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के प्री बोर्ड हो चुके हैं, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ चुके हो, पढ़े हो तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएंगे, ये क्वेश्चन। ऐसे तो बेटा ये क्वेश्चन हैं, कहीं से भी सुन लो समझ में नहीं आएंगे आपको। ये थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तभी चीजें समझ में आएंगी आप लोग को। ओके देखो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज डेंसिटी ऑफ दिस। आपको ना डेंसिटी पता है सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन की डेंसिटी है इतने ग्राम पर ml। 99% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है बाय मास या बाय वेट, एक ही बात है। और आपको मोलैरिटी निकालने के लिए कह रहे हैं। यही क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहला काम होता है परसेंटेज को खोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 99 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये हुआ। मैं हमेशा कहता हूं मोलैरिटी कैसे निकालते होते हैं? कितना सोल्यूट है कितने सॉल्यूशन में। सोल्यूट किस में होना चाहिए? मोल्स में। सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? लीटर में। सोल्यूट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तो मोल्स में आ गया। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन है कितना है? 100 ग्राम है, पर हमें चाहिए वॉल्यूम में। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम निकालो पहले, तो मास अपॉन डेंसिटी करके। तो मास आपका दे रखा है कितना? 100। डेंसिटी दे रखी है 1.9। बेटा इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
क्लियर? पर ये ख्याल रहे ये आपका आएगा ml में, आपको चाहिए लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो तो 0.0526 लीटर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.01 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 0.0526। ये आपका सोल्यूट मोल्स में और ये सॉल्यूशन आपका आ गया लीटर में। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से जो आंसर आएगा तो आंसर होगा आप लोग। यस बेटा, क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे रखा है, इतना है, टेम्परेचर दे रखा है, आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बेटा साफ है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आ गया है ना। पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT। व्हाट इज कंसंट्रेशन? दैट इज मोल्स पर लीटर, ठीक है। मोल्स क्या होता है थोड़ा उससे और खोल लेते हैं, गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम, बस दैट्स ऑल। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, सब कुछ आपको पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.57 10 की पावर -3, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट 1.26, आर की वैल्यू दे रखी है उन लोगों ने, टेम्परेचर भी दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम ध्यान से रखना, लीटर में होना चाहिए, तो 0.2 आ गया, बस इस बात का ध्यान रखना था। और आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना तो यहाँ से निकल जाएगा। बस मेन बात जो ध्यान रखनी थी वो ये कि आपका वॉल्यूम जो है दैट इज इन लीटर, वो लीटर में होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 200 पुट कर दिया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा? रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन, अपने को रेट कांस्टेंट पता है 6 इंटू 10 की पावर -4 है। एट व्हाट टाइम, टाइम आपको निकालना है, विल द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ 1 मोलर रिड्यूस 2.2 लिखा हुआ, रिड्यूस 2.2। तो बस अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, K इज इक्वल टू 2.303 बाय T log ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। फाइनल कितनी है बेटा, रिड्यूस 2 लिखा हुआ है ना, तो यानी इतना रह गया, तो जो रह गया वही हम लोग लिख देते होते हैं, बस खत्म बात बेटा। K भी आपको पता है, ठीक है, बस सब 1 पता है, यहाँ पे 2 पता है, M से M कट जाएगा, सॉल्व करके यहां से T की वैल्यू आप निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, बस आप मुझे इतना बता दो, रेट कांस्टेंट आपको पता है, हाउ मच टाइम, सेम क्वेश्चन है, रिड्यूस टू 1/16, 1/1/16 आएगा या 1/15/16 आएगा, बता दो बस, ये बता दो क्या है। सर 1/16। यस 1/, रिड्यूस 2 लिखा हुआ है, रिड्यूस 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ रिड्यूस बाय लिखा होता तो फिर हम ये लिखते, इतना खत्म हो गया है ना, बस इसी बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। Van Aracle method, explain Van Aracle method of refining method। बेटा वैन अरेकल मेथड जो था आपको मैंने करवाया था, एक वेपर फेज रिफाइनिंग होती है, वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसमें हमारे पास ना एक इम्प्योर मेटल होता है, इम्प्योर मेटल होता है, उसकी हम रिएक्शन किसी ऐसे केमिकल के साथ करवाते हैं जो उस मेटल से रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बनाता है, जो कंपाउंड क्या होता है, वोलेटाइल। हीट करेंगे तो वो मेटल अलग हो जाता है और केमिकल अलग हो जाता है। इसमें 2 प्रोसेस थी, एक का नाम था मोल्ड प्रोसेस और एक का नाम था वैन अरेकल। निकल को प्योरीफाई करना हो तो उसे मोल्ड प्रोसेस कहते हैं, और टाइटेनियम या जिरकोनियम को अगर आपने प्योरीफाई करना है तो आप उससे क्या बोलते थे, वैन अरेकल। तो इसमें क्या होता था, जैसे टाइटेनियम है तो आप इसकी रिएक्शन आयोडीन से करवाओ, या जिरकोनियम है तो आप उसकी रिएक्शन जो है वो आप आयोडीन से करवाओ, ठीक है। ये इम्प्योर है,
अब इसे हीट करो, ये डिकम्पोज हो जाएगा, टाइटेनियम अलग हो जाएगा और आयोडीन गैस, आयोडीन जो है वो सब्लिमेट हो जाएगा, जिरकोनियम अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो आयोडीन ने क्या किया, सिर्फ टाइटेनियम से रिएक्ट किया, सिर्फ जिरकोनियम से रिएक्ट किया, इंप्योरिटी वहीं पे रह गई, इंप्योरिटी जो है वो वहीं पे रह जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को आप लोग कहते थे वैन अरेकल मेथड। ये बड़ा रिमाइंड हो गया। मोल्स प्रोसेस बिल्कुल सेम। इसमें आप किस चीज से रिएक्ट करवाते थे बताओ, किस चीज से? सिर्फ सिर्फ चैटिंग में लिखेंगे, चैट में लिखेंगे, किससे रिएक्ट करवाते थे, सिर्फ पता चले किस किस को आता है। कार्बन मोनोक्साइड। चैटिंग में लिख देते, सब सबको बताने से बेटर बेटा। कार्बन मोनोक्साइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Why the elements of group 18 known as noble gases, इन्हें noble gases क्यों कहते हैं? Like noble metals, they are found in free state. ये नेचर के अंदर ना कभी कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। जैसे सिल्वर, जैसे गोल्ड हो गया या प्लेटिनियम हो गया, वो हमेशा ना नेचर में अकेले मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते। इसी तरीके से नोबल गैसेस भी नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर पाई जाती है। हीलियम अकेला पाया जाएगा, ऑर्गन अकेला पाया जाएगा, ये किसी के साथ नहीं पाए जाते, इसलिए इनको हम नोबल गैसेस। हाउ इज xenon hexafluoride prepared? Give its reaction with water. इस क्वेश्चन पे समझो कि पी ब्लॉक में से रिएक्शंस भी आती है। जिनोन की रिएक्शन अगर आप 3 फ्लोरीन से कर देते हैं तो जिनोन हेक्साफ्लोराइड बन जाता है, ये तो सिंपल सी बात है। बट व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर? इट डिपेंड कि आप कितने वाटर ले रहे हो, 3 वाटर ले रहे हो, इट डिपेंड कि आप 1 वाटर ले रहे हो। 3 वाटर लोगे, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे तो बदले में 6 फ्लोरीन बाहर हो जाएंगे। क्यों? 1 फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर 3 ऑक्सीजन डालूंगा, मतलब मैंने 6 बॉन्ड वाला डाला तो 6 बॉन्ड निकालने पड़ेंगे, 6 एफ निकालने पड़ेंगे, तो 6 एफ बन जाएंगे। 1 ऑक्सीजन डालूंगा HCO तो 2 F2 बाहर आ जाए, ऐसे आप ये कंपाउंड बन जाएगा, ये उसकी बेटा रिएक्शन हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसाइजर्स? प्लास्टिसाइजर्स क्या चीज होती है? व्हाट आर प्लास्टिसाइजर्स? कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट करने से भी ना सॉफ्ट नहीं होते, हीट करने से जो सॉफ्ट नहीं होते, जो हीट करने से सॉफ्ट नहीं होते ना, तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो उनको सॉफ्ट कर देते हैं। उन केमिकल्स को प्लास्टिसाइजर्स कहा जाता है, जिनके मिलाने से केमिकल जो प्लास्टिक होते हैं वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं। क्या बात क्लियर होगी? क्या बात क्लियर होगी? यस सर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स सर बेकलाइट जैसे। हाँ, पर होते क्या है, बस आपने इसमें वो बताना है, जो हीट करने से सॉफ्ट नहीं होते, जिनके अंदर लीनियर, जिनके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है ना, जो दोबारा से रीशेप या रिकास्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहते हैं, जैसे बैकलाइट वगैरह हो। Why copper 1 is colorless and copper 2 is blue in color? DD ट्रांजिशन। कॉपर, पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपको कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। ऐसा होता है, एक्सेप्शनल केस है। तो कॉपर पॉजिटिव जब आप करोगे तो आप ये कहना कि क्योंकि उसके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जबकि कॉपर 2 पॉजिटिव में यहां पे 9 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो ये वाली वर्ड लिख के ना, क्योंकि इसके पास मतलब डी के अंदर 0 या डी में अगर 10 होगा, याद है ना, तो ही वो कलर शो नहीं करता।
पर डी में अगर 1 से लेकर 9 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कलर शो करता है, इसलिए ये कलर शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वैसे तो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव स्टेबल होता है, बट इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट मतलब लिगेंड की प्रेजेंस में ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बन जाता है। तो कहना एक्चुअली में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तब ज्यादा स्टेबल होते हैं जब मेटल के ऊपर चार्ज हाई हो और वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो लिगेंड्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए लिगेंड की प्रेजेंस में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ताकि 3 पॉजिटिव बन जाए और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल बने। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टेबलाइज करने के लिए ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। एक्सप्रेस जियोमेट्रिक आइसोमर मतलब इसको ड्रॉ करके दिखाना है, इसको सिस और ट्रांस फॉर्म में दिखाना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ऐसे दिखा दोगे तो ये आपको पता है सिस बन जाएगा, और 2 अगर दिखा दोगे ऑपोजिट साइड पे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा सिस और ये आपका बन जाएगा ट्रांस। एक्सप्रेस कोऑर्डिनेशन आइसोमर इसमें बताओ कैसे बनेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर कैसे बनाते होते हैं लोग। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, लिगेंड्स को एक्सचेंज कर दो, कोबाल्ट के साथ साइनाइड लगा दो और क्रोमियम के साथ अमोनिया, लिगेंड्स को बस एक्सचेंज कर दो, तो ये बन जाते हैं कोऑर्डिनेशन वाले। कोच रिएक्शन कौन सी है, कोच रिएक्शन? सर बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड। हाँ, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन हो गई, इसमें आप बेंजीन की COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और इसमें बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। गेटरमैन कोच, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन थी ना, ये गेटरमैन कोच रिएक्शन। राइट डिटेल्स ऑफ टॉलरेंस सॉल्यूशन टेस्ट। पहले टॉलरेंस होता क्या है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है। बाकी लिखना क्या है इसके अंदर, आप क्या देना, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये नहीं देते। इसमें जब ये डालोगे तो एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर साथ में बन जाएगा सिल्वर पीपीटी। तो इसे हम टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। बाकी थोड़ा लिख देना, ओनली एल्डिहाइड शो दिस टेस्ट। एल्डिहाइड के अंदर भी लिख देना, ऑल एल्डिहाइड ये टेस्ट को शो करते, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, बट कीटोन ये वाले टेस्ट शो नहीं करते। राइट दी नर्वनेस इक्वेशन। हाँ जी, नर्वनेस इक्वेशन का क्वेश्चन ध्यान से देख लो जरा कैसे करते होते हैं। ओके, तो नर्वनेस इक्वेशन में हम लोग क्या करते होते थे, सबसे पहला उसके अंदर होता था कि सेल को सेल की फॉर्म में नहीं, रिएक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा जाए, रिएक्शन की फॉर्म के अंदर लिखा जाए। तो ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। पहले एनोड पे जो पहले है वो पहले, स्लैश की जगह पे एरो, जो बाद में है वो बाद में, और जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे जो पहले है वो पहले, ठीक है। फिर एन की वैल्यू जब दोनों इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, बाई चांस सेम ही है, वो एन की वैल्यू हो जाती थी। ये रिएक्शन बन गई आपकी। ना क्या होता है, E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट। अब आप उनकी वैल्यूज पुट करनी शुरू करो। ये होता था E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में कौन है, ये आपको पता है ना, ये वाले प्रोडक्ट होते हैं, ये वाले रिएक्टेंट होते हैं। तो प्रोडक्ट में कौन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कोएफिशिएंट कोई है नहीं। नीचे कौन है, कॉपर 2 पॉजिटिव, जो मेटल है वो नहीं लिखते होते थे हम लोग। तो यहां से ई क्या आ गया, ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.34 माइनस माइनस 2.37 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कितनी है 0.001 और कॉपर कितने 0.0001। बस अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा।
तो इस तरह से आपने अपने सिचुएशन वाले क्वेश्चन किया करते थे। Calculate the maximum possible electrical work that can be obtained from the following cell। एक सेल रखा है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक वर्क मतलब डेल्टा जी निकालना है, वर्क निकालना है डेल्टा जी। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NF(E0) ऑफ सेल। ठीक है, दैट्स ऑल। अब एन एन साफ दिख रहा है, इधर भी 2 का फर्क है, इधर भी 2 का फर्क है, तो एन तो 2 हो गया, 96 500 ये हो गया। ई नोट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। बस आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल वर्क मतलब डेल्टा जी को बेटा वर्क डन कहते होते थे, तो वो उसका फॉर्मूला ये वाला होता है, तो यहाँ से वो निकल जाएगा। यस, क्या तुमको बात क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 14th क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन तो हो जाएंगे। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन है, लुकास टेस्ट है, पहले 14th कर लेते हैं। द रेट कांस्टेंट के ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेस 4 times। 4 फोल्ड का मतलब होता है 4 times when the temperature changes from this to this, calculate the activation energy। तो बेटा ये आपका अर्हीनियस इक्वेशन में से आ गया, log K2 by K1 इज इक्वल टू, हाँ जी बताओ, E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज योर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला वर्क होता है। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है। रेट कांस्टेंट बिकम 4 टाइम्स, 4 गुना हो गया, पहले जितना पहले था अब उससे 4 गुना हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है, जब निकालनी है तो आर की वैल्यू आपकी मर्जी होती है, मैं ये पुट करूंगा जाउल में आंसर आ जाएगा। बस टेम्परेचर का ध्यान रखना, केल्विन में होना चाहिए। चलो वो अच्छी बात है, उन्होंने अपने आप से केल्विन में दे रखा है, नहीं तो केल्विन में होना चाहिए। दैट्स ऑल, सॉल्व करेंगे, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। एकदम सिंपल सा। इन बेचारों ने log 4 की वैल्यू क्या है वो भी दे रखी है, बताओ और क्या चाहते हो आप उनसे? डायरेक्टली वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने। हाउ XCF टू XCF4 प्रिपेयर्ड, सिंपल है, जिनोन की रिएक्शन कर दो, 1 फ्लोरीन से 2 फ्लोरीन से बन जाएगा। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है। आप लोग बताओ NF3 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं है? बताओ NF3 स्ट्रॉन्ग बेस क्यों नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Activity. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आएगा इसके अंदर। More electronegative. Fluorine is more electronegative than nitrogen. Fluorine is more अमोनिया के पास एक लोन पेयर है जिसकी वजह से वो अपना लोन पे डोनेट कर सकता है, पर NF3 में फ्लोरीन लग जाते हैं, फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इसका लोन पेयर अपने पास खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर अवेलेबिलिटी लोन पेयर की नहीं होती। तो बिकॉज NF3 में फ्लोरीन लगे विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इस वजह से वो ज्यादा बेसिक नहीं है। Why does oxygen show anomalous behavior? बेटा anomalous behavior क्यों शो करता है? 2-3 पॉइंट लिख देना। एक तो इसका साइज बाकियों के मुकाबले स्मॉल होता है, इसलिए ये टी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट डाल देना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन जो ऑक्सीजन होता है वो बाकी मेंबर से एनामलस बिहेवियर मतलब अलग बिहेवियर शो करता है। हाँ जी, ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन करवा। व्हाई ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड? ईथर जो होते हैं वो इनर्ट कंपाउंड क्यों होते हैं? व्हाई ईथर्स आर इनर्ट कंपाउंड? ये अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर किसी को पता तो मुझे बताओ, किसी को पता तो मुझे बताओ। ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स, बस कुछ समझ में ना आए ना तो रेजोनेंस तो बोल ही दो, बात ही खत्म कर दो रेजोनेंस की, तो है ना। किस बात का रेजोनेंस आ गया इसके अंदर? कहाँ है इसके अंदर रेजोनेंस?
इसमें ना CO बॉन्ड है, CO बॉन्ड है। CO बॉन्ड जो होता है ना वो लेस रिएक्टिव होता है, वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। जैसे अल्कोहल्स है, वाई अल्कोहल्स आर रिएक्टिव, क्योंकि अल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड के साथ साथ OH बॉन्ड भी होता है, और जो OH बॉन्ड है ना वो आसानी से टूट जाता है। एक मिनट बेटा होल्ड कर। हाँ जी, तो सबको बात समझ में आ गई। वाई ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड्स, तो क्योंकि उसके अंदर CO बॉन्ड्स होते हैं, और जो CO बॉन्ड होते हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होते, दैट्स वाई जो ईथर होते हैं दे आर रिलेटिवली इनर्ट। वाई आर अल्कोहल्स वीकर एसिड देन वाटर? अल्कोहल जो होते हैं वो वीकर एसिड क्यों होते हैं, वीक एसिड क्यों होते हैं? ये तो पता होगा, अल्कोहल्स वीक एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि सर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता यस, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है, which increases the electron density over oxygen, make this bond strong। ठीक है, आसानी से टूटता नहीं है इस वजह से ऐसे। शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन जो होती है, इसको मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि ये बिल्कुल जो होती है आपकी फिडलक्राफ्ट ऑफ फिनोल की तरह होती है, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनोल। तो इसमें आप क्या करते हो, फिनोल CH3, बस इसमें एनहाइड्रस AlCl3 डालते, आप NaOH डालते हो, और उसकी वजह से ये वाला HCl बाहर निकल के आ जाता है एंड एस्टर बन जाता है। तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन। इसको याद करने का तरीका होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ फिनोल, बस उसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 नहीं डालते, NaOH डालते हैं, और रिएक्शन बेंजीन रिंग पे नहीं होती। बेस क्या करता है, एसिड को बाहर कर देगा, सारा आपस में जोड़। ठीक है, एंड दैट वन इज लुकास टेस्ट। वो आप लोग कर लोगे टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ। इसमें व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, 5 मिनट के बाद हीट करने के बाद टर्बिडिटी आती है। ठीक है, हाँ जी। Why are the ionization enthalpy of 5D elements greater than 3D elements? बताओ 5D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है 3D से? ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन। Length and not contraction. हाँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, 5D वाले के अंदर एफ के ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, जिसकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर। शील्डिंग पुअर, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो उसका टूटना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है 5D वालों में। Why the nickel 2 compound thermodynamically more stable than platinum 2 positive? ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है बेटा। निकल 2 पॉजिटिव आप सम ऑफ फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी, और प्लेटिनम के अंदर भी सम ऑफ फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो आपको याद होगा स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि निकल 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब इसकी जो सम ऑफ टू आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, वो लेस आती है, इसकी ज्यादा होती है। तो निकल 2 पॉजिटिव आसानी से बन जाता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। आगे याद आ गया बेटा? हाँ, जबकि प्लेटिनियम 4 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों? सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ प्लेटिनियम जो है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू निकल, इसलिए प्लेटिनियम जो है वो 4 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है, और निकल जो है वो 2 पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है। आगे बेटा पॉइंट याद आ गया? डी ब्लॉक के अंदर हमने ये वाले पॉइंट पढ़े हुए हैं, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के टॉपिक के अंदर ये वाला क्वेश्चन था। इन द ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम के बाद हाफनियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। 57 के बाद 72 आता है। तो ये जंप क्यों आ रहा है वो आपसे पूछ रहे हैं, हम ये जंप ऑब्जर्व क्यों करते हैं? हाँ बताओ, क्यों करते हैं ये जंप ऑब्जर्व? बता दो कि ये जंप क्यों ऑब्जर्व करते हैं। Lengthenoid contraction, sir. अरे नहीं, हर बार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वर्ड थोड़ा डाल दोगे। ये जंप क्यों आता है इसके अंदर?
सर क्योंकि इसके एलिमेंट सारे एफ ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम जब डी ब्लॉक की स्टडी कर रहे थे तो उनका वैलेंस शेल जो है आखिरी वाला वो डी होना चाहिए। तो 57 के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उसके तो सारे इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर होने शुरू हो जाते हैं। तो 58 से लेकर 71 वाले जो होते हैं ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर कर रहा होता है। जबकि हम डी ब्लॉक पढ़ रहे थे तो डी ब्लॉक में डी वाला एंटर करना चाहिए था, इसलिए इनको फिर हमें टेबल से बाहर निकालना पड़ा। टेबल से इनको बाहर निकाल के हमें यहाँ पे लिखना पड़ा था 57 से लेके उसके बाद वाले जो होते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है हमें ये जंप देखने को मिलता है। 57 के बाद सीधा 72 आ जाता है, बीच वाले मेंबर को हमने टेबल से बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ बस ये वर्ड आएगा कि इसके बाद वाले मेंबर का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में जाना शुरू हो जाता है, इसलिए हमने उनके लिए अलग ब्लॉक बना के रखा हुआ है एफ ब्लॉक। जबकि 57 और 72 का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, ये डी ब्लॉक का मेंबर है। ये स्ट्रॉन्गर बेस है इसके मुकाबले, ऐसा क्यों? अच्छा क्वेश्चन है, ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है? बड़ी तरह रखो गरम सब्जी जी, ठंडी सब्जी दे देती। सर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं है ये? हाँ कंसिक्वेंस तो है। फजान रूल सर। सर इंक्रीज होता है। फजान रूल मेनली लगाओगे इसके अंदर, फजान रूल की हेल्प लोगे एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प लोगे, इन दोनों चीजों की हेल्प लोगे उसको समझाने के लिए। फजान रूल एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये दोनों इकट्ठे वर्ड आप बोलोगे। तो अब फजान रूल जो होता है वो फजान रूल ये कहता है कैटायन जितना छोटा एनायन जितना बड़ा, कोवलेंट ज्यादा बेसिक कम। अब कहना बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम जानते हैं कि साइज लगातार कम होता रहता है, तो ल्यूटेरियम का साइज सबसे कम है। साइज अगर कम होगा तो नाउ अकॉर्डिंग टू फजान रूल इफ द साइज ऑफ कैटायन इज लेस, बेसिक नेचर इज लेस, दैट्स व्हाई इट इज वीक बेस। ऐसे समझाओगे तो फजान रूल भी लिखा जाएगा और आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आएगा। Write reactions of KMnO4. Write reaction of KMnO4 in acidic medium. ठीक है, ये तो हो जाएगा। फेरसल्फेट SO2 वाली कुछ भी रिएक्शन है, मैं एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ बेटा, आपको याद आ जाएगा। एसिडिक मीडियम है तो H2SO4 के साथ लिखेंगे, क्या बनेगा K2SO4, एक बार K की रिएक्शन इसके साथ, प्लस MnSO4, Mn की रिएक्शन इसके साथ, एक बार वाटर और एक ऑक्सीजन, ठीक है। FeSO4, ये आपको याद होना चाहिए कि ये किसमें कन्वर्ट होता है, FeSO4 थ्राइस में, ठीक है। और O तो आएगा ही आएगा, H है तो वाटर जूड़ लगाओ। अब इक्वेशन को बैलेंस करो, याद करो ये स्पेशल क्वेश्चन था, ये बैलेंस नहीं हो पाता, जब बैलेंस नहीं हो पाता तो फिर हम यहाँ पे मीडियम को रिपीट कर देते। अब ये बैलेंस हो जाएगा और H है तो वाटर पक्का आएगा। अब इनको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस कर दो, जो करता है काटो और फिर ऐड करके लिख दो। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन बन जाएगी KMnO4 की एसिडिक मीडियम के अंदर। तो ऐसे ये हो जाएगा, ऐसे SO2 वाला हो जाएगा। KNO2 को मैं बता देता हूँ, वो KNO3 में कन्वर्ट कर देता है, H2S को वो कन्वर्ट कर देगा H2SO4 के अंदर, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर बेटा, कर लेंगे ये वाली चीज? ठीक है, हो जाएगा इतना? यस सर। यस सर। Now, next one is क्या? How will you convert this into aniline? तो बेटा आपको पता है कि एराइल हैलाइड जो है वो आसानी से रिएक्शन शो नहीं करते, ड्रास्टिक कंडीशन, बिकॉज यहाँ रेजोनेंस आ जाता है, तो ठीक है। तो आपको थोड़ा कॉपर DMF की प्रेजेंस में, ठीक है, इतने और लगभग इसमें 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप क्वेश्चन करते हो,
तब जाके Cl ये वाला बॉन्ड टूटता है और NH2 आके लग जाएगा, तो आपका जो क्लोरोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनालिन के अंदर। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। आइसो 2 कार्बन लिखो, 2 कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होने चाहिए, जिसका सेकंड वाले काउंट पे 2 मिथाइल ग्रुप, आइसो हो गया। प्रोपाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है प्रोपीन के अंदर, तो क्या करोगे बेटा, अल्कोहलिक पीओएच डालो, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। Br और H बाहर निकाल दो, HBr बाहर आ जाएगा, तो आपका प्रोपीन जो है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। एनालिन को बताओ, ये आप मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, एनालिन को बनाओ फ्लोरोबेंजीन में, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, बता दो कौन सी रिएक्शन है एनालिन को। यस, वेल्शिमन रिएक्शन है ना। इसमें हम लोग क्या करते थे, पहले तो आप इसमें डालो HONO, HCl एक्सेस में 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले तो नॉट HCl नहीं, इसके अंदर इसमें क्या डालते थे हम लोग, HbF4, 0 to 5। वो कोई बात नहीं, HbF4 ये डालते थे, तो इसमें क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बनेगा। उसे हीट करो, N2 बाहर, BF3 बाहर, और साथ में आपका फ्लोरोबेंजीन तैयार। तो इस तरह से वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, इससे बनाओ DDT। तो 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे आप इसी तरीके से जैसे मैं लिख रहा हूं, और उसकी रिएक्शन करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। बेटा जो एसिटाल्डिहाइड होता है उसमें तीनों H की जगह पे ना 3 Cl लगा देने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करो, यहां से H, यहां से H, और ये O, ये वाटर बाहर, और आपका DDT तैयार हो जाता है। इस तरह से जो आपका DDT है वो तैयार हो जाता है। This particular compound is called क्या, DDT, प्रिपरेशन ऑफ DDT। ब्रोमोमिथेन से आइडोइथेन बनाना है, बन जाएगा ब्रोमोमिथेन, ब्रोमो इथेन से, अच्छा ब्रोमोइथेन से आइडो, सिंगल सिंग रिएक्शन हो गई, NaI एसीटोन डाल देना, NaI एसीटोन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन आके लग जाएगी। ये क्वेश्चन पहले करते हैं, हाउ विल यू कन्वर्ट टोलिन इनटू बेंजो ट्राइक्लोराइड। हाँ बेटा, टोलिन को आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसके अंदर, बेंजो ट्राइक्लोराइड लाइक इसके अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसकी हेलोजिनेशन करो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ना बेंजीन रिएक्शन शो नहीं करेगा, एक H हट जाएगा, Cl लग जाएगा। यही वाली स्टेप 2 बार और करो, 2 बार फिर से करो सनलाइट की प्रेजेंस में, 2 H और हट जाएंगे, Cl लग जाएगा। इस तरह से आपका टोलिन कन्वर्ट होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। आई थिंक बेटा बाकी सभी क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं। गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कौन सी रिएक्शन है, डाइजोनियम से सोडियम वाली जो सैंडवेयर, हाँ कॉपर सॉल्ट, कॉपर पाउडर लेंगे, कॉपर लेना था सर, कॉपर लेंगे, कॉपर पाउडर लेंगे, कॉपर का सॉल्ट सैंडवेयर में लेते थे, सैंडवेयर वाली रिएक्शन हो गई है ना। ये आई थिंक बहुत सिंपल से क्वेश्चन आप लोग को आते होंगे, ठीक है। ये बता दो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा वो पैकिंग पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे, और पैरा की जो पैकिंग है वो सबसे बेस्ट पैकिंग होती है, ट्रांस की पैकिंग सबसे बेस्ट होती है, ठीक है। तो क्योंकि पैरा आइसोमर की पैकिंग ट्रांस है ये, और ट्रांस की पैकिंग सबसे इफेक्टिव होती है, और जिनकी इफेक्टिव पैकिंग होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो, ठीक है।